Welcome students. Welcome to the e-learning session of accountancy. Today we'll start with the next book of original entry. Okay, we started with book of original entry, that was journal, the first part. And now today we'll start with chapter 10 of the syllabus, that is again books of original entry, but here we will talk about cash book. Okay, so see the chapter 10 cash book. This is a part of book of original entry, but this is the second part. Okay, first part has been done. Now the topics that we will cover in this session are special purpose subsidiary books and their advantages. Next is meaning of cash book. Third is difference between cash book and cash account, and the last one will be types of cash book. Okay, these are the things we will cover in today's session. Okay, so let's begin with the first topic for today, that is special purpose subsidiary book. Okay, the meaning of that. What is a special purpose subsidiary book? Subsidiary books हमने पहले ही पढ़ा था कि subsidiary books are you can say a part of journal, ठीक है, and these are maintained where number of transactions are too many, है ना, जहाँ पे bulk में transactions होते हैं, बहुत बड़ी organization है, transactions इतने ज्यादा होते हैं कि सिर्फ एक journal book maintain करने से आपका काम नहीं होगा. Journal will be very bulky, है ना, journal में इतनी ज्यादा volume of transactions overload हो जाएगा, तो इसीलिए बहुत सारे सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन की जाती है जर्नल की ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जहां ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं. क्यों मेंटेन करते हैं? जिससे कि जो एक एक तरीके के ट्रांजैक्शन है वो एक एक तरीके के बुक्स में चले जाए. तो जर्नल में सिर्फ कॉमन ट्रांजैक्शंस आएंगे, है ना, जो कहीं स्पेसिफिक जिनके लिए नई जगह है वो वहां पे आएंगे. बाकी सारे जो स्पेसिफिक जिनके लिए जगह बनी है वो वहां पे पोस्ट हो जाएंगे, वहां पे ट्रांसफर कर दी जाएंगे. तो जर्नल में बहुत ज्यादा बल्क नहीं होगा, जर्नल पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होगा. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन करते हैं. सब्सिडियरी बुक्स जो होती है बहुत तरीके की होती है. हम लोगों ने जर्नल जब स्टार्ट किया था तो उसमें पढ़ा था कौन कौन सी होती है. सबसे पहले तो कैश बुक होती है हमारी, है ना, जिसमें हम लोग कैश के ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसको डालते हैं. दूसरी हमारी सेल्स बुक होती है जिसमें सेल्स के ट्रांजैक्शन आते हैं, है ना. एक सेल्स रिटर्न बुक होती है जिसमें जहां जहां पे सेल हुआ है और वो कस्टमर ने रिटर्न किया तो उसकी एंट्री होती है. परचेज बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है ना. तो इस तरह के बहुत सारे बिल्स पेबल बुक होती है, बिल्स रिसीवेबल बुक होती है. इस तरह के सारे सब्सिडियरी बुक्स होती है. ठीक है, अभी सब्सिडियरी बुक्स को मेंटेन करने का पर्पस सिर्फ जर्नल को हल्का रखना नहीं है. इसका कारण ये भी है कि एक तरीके से आप सिस्टमैटिक तरीके से जब अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, है ना, एक जगह पे बहुत ज्यादा बल्क नहीं होता. दूसरी चीज, जो लोग हैं, है ना, जो पीपल हुआ इन्वॉल्व, पीपल हुआ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, उनके लिए इजी हो जाता है ना, रिकॉर्ड को मेंटेन करना. और जब भी कोई आपको कोई ट्रांजैक्शन सर्च करना है उसको सर्च करना इजी हो जाता है. जर्नल में अगर आप सारे ट्रांजैक्शन डाल देंगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा. अगर एक जैसे ट्रांजैक्शन एक बुक में होंगे तो आप झट से ढूंढ लोगे, है ना. उसी तरह से चेकिंग इजी हो जाती है. अगर आपको क्रॉस चेकिंग करना है कोई चीज में, अगर आपको लग रहा है तो वो इजी हो जाता है. फ्रॉड वगैरह होना मुश्किल हो जाता है. तो ये सारी चीजें के कारण आप सब्सिडियरी बुक मेंटेन करते हो. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद व्हाट आर सब्सिडियरी बुक. दीज आर जर्नल मेंट फॉर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर. एक जैसा जो ट्रांजैक्शन होता है वो एक बुक में डाल दिया जाता है. जैसे सेल्स बुक में हम लोग परचेज की एंट्री नहीं करेंगे, सेल्स में हम लोग बिल्स रिसीवेबल की एंट्री नहीं करेंगे, सेल्स में सिर्फ सेल्स की एंट्री होगी. सेल्स रिटर्न बुक में सिर्फ सेल्स की रिटर्न की एंट्री होगी. तो स्पेशलाइजेशन आता है, एक बुक में सिर्फ एक तरीके के जो सिमिलर ट्रांजैक्शंस है उनको डालते हैं. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड स्पेशल जर्नल्स. इसीलिए हम लोग इनका नाम स्पेशल जर्नल्स भी रखे हैं, या फिर सब्सिडियरी बुक्स, या फिर डे बुक्स. ये तीनों इसी का नाम है. ठीक है, सब्सिडियरी बुक्स, स्पेशल जर्नल, या फिर डे बुक्स. ठीक है, सो दीज आर स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स या स्पेशल जर्नल? क्या एडवांटेजेस हैं? जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, सबसे पहला है इट फैसिलिटेट डिवीजन ऑफ वर्क अमंग पीपल. जो लोग भी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग का काम कर रहे हैं उनमें वर्क को सिस्टमैटिक तरीके से डिवाइड करना, है ना, जिससे कि एक आदमी पे बहुत ज्यादा बोझ ना हो काम का. दूसरी चीज, काम अच्छे से हो सके, है ना. आप अगर डिवीजन ऑफ वर्क करके रखोगे तो काम फास्टर होगा, अच्छे से होगा, है ना. एंड यू कैन फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप एक पर्सन को अगर कुछ
काम असाइन करते हो तो उसकी ही जवाबदेही होगी। आप उससे पूछ सकते हो कि कितना काम हुआ है, कैसे हुआ है, क्या है, सब चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज की उसी की होगी, है ना। और दूसरा काम कोई और करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी। सो यू कैन फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क ऑफ डिफरेंट पर्सन। अगर सारा काम एक ही आदमी करेगा तो आप उसको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दोगे, लेकिन फिर उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखा जा सकता है, बिकॉज आफ्टर ऑल इज अ ह्यूमन बीइंग, मशीन तो है नहीं। तो आप उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख पाओगे कि वो आपको हर चीज का हिसाब दे, है ना। तो इफ यू वांट अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब अगर आपको चाहिए कि आपके जो स्टाफ है वो ढंग से काम करे, आपको समय पे सही हिसाब दे, कौन सा काम कैसे किया है, कब किया है, क्यों किया है, हर चीज के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको डिवीजन ऑफ वर्क करना आना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब थोड़ा थोड़ा काम सब में बांटना, जिससे कि एक आदमी उसको ढंग से कर सके और आपको टाइम पे उसके बारे में बता सके, है ना। So this is known as fixing responsibility. अगर आप एक काम को 10 आदमी में बांट दोगे ना, तो वो बोलेगा उसने किया, वो बोलेगा उसने किया, मैंने कुछ नहीं किया, तो इससे क्या है कि you will not be able to put charge on anyone. आप किसी को ब्लेम नहीं कर पाओगे कि हाँ ये गलती तुम्हारी है ना। तो अगर आपको किसी एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबल बनाना है तो वो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को देनी होगी, दूसरा काम दूसरे पर्सन को दीजिए, जिससे कि उस काम के बारे में सिर्फ वो बताए आपको, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सारी, है ना। और दूसरा काम जो है वो कोई और करे, तीसरा काम कोई और करे। तो यहाँ पे क्या होता है, आप जब अलग अलग बुक्स मेंटेन कर रहे हो तो हर एक बुक की जिम्मेदारी एक एक पर्सन की हो जाएगी। सेल्स बुक जो मेंटेन कर रहा है वो सेल्स के बारे में आपको बताएगा, परचेज बुक जो मेंटेन कर रहा है वो परचेज के बारे में बताएगा, कैश बुक जो मेंटेन कर रहा है वो कैश बुक के बारे में बताएगा। इस तरह से हर एक पर्सन का काम भी लिमिटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, वो अच्छे से करेगा काम को और टाइम पे रिपोर्ट भी करेगा, है ना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज। नेक्स्ट इज परमिट इंस्टॉलेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। इंटरनल चेक मतलब क्या होता है, हर एक अकाउंटिंग में एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होती है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का, अगर आपने ये टर्म सुना होगा ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो हमारे जो फील्ड है कॉमर्स की फील्ड है, अक्सर लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है, वो क्या करता है, ऑडिट का काम करता है ना। जो लोग अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं उनके अकाउंट्स को चेक करता है कि कैसे मेंटेन किया, सही से मेंटेन किया है कि नहीं, रूल्स को फॉलो किया है कि नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं है। ये सब चीजें चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करता है, मतलब वो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता, वो अकाउंट्स को चेक करता है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल चेक है। एक्सटर्नल चेक मतलब वो एक प्रोफेशनल की तरह जाता है, उसको वहां पे अपॉइंट किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपॉइंट करती है कि आप आइए, है ना, और हमारे अकाउंट्स को चेक करिए और हमें रिपोर्ट दीजिए, जिससे कि हम शेयर होल्डर्स को वो रिपोर्ट दिखा सके और उसी के बेसिस पे उनकी जो कंपनी है उसकी शेयर होल्डिंग बढ़ेगी, है ना। कंपनी की जो रेपुटेशन होती है वो उनकी चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट पे बहुत निर्भर करती है कि उनकी रिपोर्ट अच्छी हो, उनकी रिपोर्ट फेयर हो, उसमें कोई फ्रॉड एरर वगैरह नहीं हो, है ना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है एक्सटर्नल चेक। वो एक बाहर का आदमी है, अलग अलग जगह में जाके चेक करता है, गवर्नमेंट भी अपॉइंट करती है इसको। लेकिन इंटरनल चेक होता है जब जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई अपना स्टाफ अपने अकाउंट्स को बीच बीच में चेक करता रहे, है ना। तो दोनों तरह का चेक होता है, एक एक्सटर्नल चेक होता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स करते हैं, और एक होता है इंटरनल चेक। इंटरनल चेक हमारे कंपनी के या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल स्टाफ करता है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम ये जो सिस्टम है सब्सिडियरी बुक मेंटेन करने का, ये इस तरह से बना हुआ है कि इसमें ऑटोमेटिक इंटरनल चेकिंग होती रहेगी। तो जहां जहां भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई तरीके से वो इंटरनल चेकिंग होती जा रही है। इससे क्या होता है, इससे एक एडवांटेज और होता है कि इट अवॉइड फ्रॉड एंड एरर। इसमें एरर के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं और फ्रॉड बिल्कुल कम हो जाता है ना। जब एक सिस्टमैटिक तरीके से काम हो रहा है और इंटरनल चेकिंग होती चल रही है ना, क्रॉस चेकिंग होती जा रही है, एक आदमी का काम दूसरा आदमी क्रॉस चेक करता जा रहा है, तो इससे क्या है, फ्रॉड और एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज परमिट द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल। स्पेशलाइज्ड स्किल मतलब जैसे जिसको सेल्स के बारे में नॉलेज है, सेल्स के बारे में आइडिया है ना, तो वो क्या करेगा, सेल्स का काम देखेगा। जिनको परचेज के बारे में आइडिया, वो परचेज का काम देखेंगे। जिनको कैश का बुक मेंटेन करने का एक एक्सपीरियंस है तो वो मेंटेन करेंगे। तो इससे क्या है, जिनका जहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, जहाँ पे जिनकी स्किल है, एक्सपर्टीज है, जिनको जो काम ज्यादा
करेंगे, है ना। तो दिस मीन्स इट परमिट्स द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल, जिनका जहाँ पे यू कैन से स्पेशलाइजेशन है, उनको वही काम देने से इट विल बी बेटर एंड इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब एक काम को टाइम पे करना, फास्ट करना, अच्छे से करना, वेस्टेज नहीं करना। ओके, नेक्स्ट इज टाइम एंड लेबर सेविंग इन जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग। जब भी आप सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन करते हो तो आपका जो जर्नल है, पहली बात तो बल्कि नहीं हो पाता, और दूसरा ये जो टाइम सेविंग बहुत होती है, क्योंकि आप अलग अलग जगह एक एक तरीके के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, तो फटाफट ये काम होता जाता है। पोस्टिंग, जब आप लेजर में पोस्टिंग करोगे तो ज्यादा स्मूथ और फास्ट होगा, ठीक है। तो इट सेव टाइम एज वेल एज इट सेव एफर्ट ऑल्सो, है ना। अगर आप पोस्टिंग लेजर में पोस्ट करने के समय जर्नल में आप ट्रांजैक्शन, एक जैसे ट्रांजैक्शंस को ढूंढने चलोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जब सेल्स बुक खोलोगे, सेल्स के ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे, परचेज बुक खोलोगे, परचेज के ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे, कैश बुक खोलोगे, कैश के। तो आपको जब लेजर में पोस्टिंग करना होगा तो बहुत टाइम सेव होगा, एफर्ट भी सेव होगा, मतलब लेबर, मतलब आपकी जो एनर्जी है, आपका जो एफर्ट है वो सेव होगा, ठीक है। फुल इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस, ऑल्सो आपको सारी एक जैसी इंफॉर्मेशन जो है एक जगह पे मिल जाएगी। तो ये सारी क्या है, एडवांटेजेस है किसकी, स्पेशल सब्सिडियरी बुक्स और स्पेशलाइज्ड बुक्स या स्पेशल पर्पस जर्नल, या जो भी आप इनको अलग अलग नामों से जानते हैं, इन सब का एक ही पर्पस है, टू गिव दीज एडवांटेजेस, ओके, टू द ऑर्गेनाइजेशन। Now I'll start with the second topic, that is meaning of cash book, ठीक है। कैश बुक का क्या मतलब होता है? It is a special journal which is used for recording all cash receipts and cash payments, ठीक है। जितना भी कैश में रिसीव हो रहा है या कैश में आप पे कर रहे हो एज अ बिजनेस मैन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सारे ट्रांजैक्शन इस तरीके के हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसको हम लोग स्पेशल जर्नल बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, कैश के पेमेंट, कैश के रिसीव। इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर प्राइम एंट्री। ओरिजिनल एंट्री मतलब जिसमें आप सबसे पहले रिकॉर्डिंग कर रहे हो, है ना, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग। एज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट्स मतलब जहां पे ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं, है ना, जैसे कि आपके वाउचर हो गए, है ना, ये सब जो चीजें हैं, वाउचर से जब आप एंट्री कर रहे हो तो आप सबसे पहले कहाँ कर रहे हो, सीधे कैश बुक में। तो कैश बुक क्या हो गई, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो गई, ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट इसको बोलते हैं, प्राइम एंट्री। क्यों? क्योंकि जर्नल का ही ये पार्ट है। जर्नल में जैसे आप सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हो, वैसे ही जो कैश के ट्रांजैक्शंस होते हैं सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, कैश बुक में। इसीलिए कैश बुक को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, ठीक है। क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट जो है, सोर्स डॉक्यूमेंट यानी हमारे वाउचर्स वगैरह, वहां से सीधे सबसे पहले रिकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम जब हो रही है तो कैश बुक में हो रही है। कौन से ट्रांजैक्शन की, कैश ट्रांजैक्शन की। इट इज बोथ अ जर्नल एज वेल एज अ लेजर, ठीक है। ये जर्नल भी है और साथ साथ में लेजर, सॉरी, इट इज अ जर्नल ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम इट इज अ लेजर ऑल्सो। जर्नल क्यों है, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग हो रही है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, सोर्स डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट रिकॉर्डिंग यहाँ पे पहली बार हो रही है, इसीलिए इसको हम लोग जर्नल बोल रहे हैं, ठीक है। और लेजर क्यों बोल रहे हैं, लेजर इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज डिजाइन्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कैश अकाउंट। एक कैश अकाउंट के फॉर्म में इसका डिजाइन किया गया, इसका जो फॉर्मेट है वो कैश अकाउंट की तरह बना हुआ है ना। आपने अभी लेजर किया नहीं है, जब आप लेजर करोगे, मैंने आपको लेजर का लेकिन टी शेप अकाउंट बना के दिखाया है, एसेट का या कोई चीज का एक अकाउंट हमने बनाया था जिसको एक टी शेप अकाउंट बोलते हैं, है ना। तो ये जो टी शेप अकाउंट है, वही टी शेप अकाउंट कैश बुक का भी होता है, जस्ट लाइक अ लेजर। तो ये लेजर की तरह होता है एंड लेजर में जो कैश अकाउंट बनाते हैं उसी के फॉर्मेट पे ये बना रहता है। इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसीव्ड ऑन द डेबिट साइड, है ना। आपको पता है ना, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग डेबिट लिखते हैं, राइट हैंड साइड में क्रेडिट लिखते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जर्नल। जर्नल में तो हम लोग डेबिट और क्रेडिट का दो कॉलम बनाते हैं राइट हैंड साइड में, है ना, जिसमें डेबिट में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट लिखते हैं। लेकिन जब हम लोग लेजर बनाते हैं तो वो एक टी शेप अकाउंट बनता है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक अमाउंट का कॉलम होता है, राइट हैंड साइड में एक अलग अमाउंट का कॉलम होता है। तो जितना लेफ्ट हैंड साइड में जो होती रिकॉर्डिंग उसको डेबिट रिकॉर्डिंग बोलते हैं, राइट हैंड साइड में जो होती है उसको क्रेडिट रिकॉर्डिंग बोलते हैं।
तो ये सारा हर लेजर अकाउंट में होता है, ठीक है, ये टी शेप अकाउंट होता है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि कैश बुक का भी वही फॉर्मेट है जैसा एक कैश अकाउंट का लेजर में होता है, और उसमें जितना भी कैश का रिसीट है वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा और जितना भी कैश का पेमेंट है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, जैसे कैश अकाउंट में होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जर्नल तो है ही, साथ में ये लेजर भी है, ठीक है। कैश बुक इज अ जर्नल एंड इट इज ऑल्सो अ लेजर। जर्नल इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें सोर्स डॉक्यूमेंट से, और लेजर इसलिए है क्योंकि इसका जो तरीका है रिकॉर्ड करने का वो बिल्कुल लेजर अकाउंट के कैश अकाउंट की तरह है। डेबिट में हम लोग रिसीट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्रेडिट में हम लोग कैश का पेमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ऑल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर आल्सो रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो सिर्फ कैश का पेमेंट और कैश का रिसीट नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें बैंक का जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, जैसे अगर सपोज करिए आपने चेक में पेमेंट किया है या चेक में आपको पेमेंट मिला है, वो भी इसमें रिकॉर्ड होगा, है ना। तो मतलब क्या है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस है रिसीट एंड पेमेंट के जो कैश में हो रहे हैं या फिर बैंकिंग चैनल के थ्रू हो रहे हैं, ये दोनों के दोनों हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे कैश बुक में, ठीक है। तो इसमें कैश का रिकॉर्डिंग भी होता है, कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट, एंड बैंकिंग का जैसे चेक के थ्रू जो पेमेंट और रिसीट होता है वो भी होता है, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स, यू कैन से दीज आर द मेन एरियाज विच यू हैव टू रिमेंबर अबाउट कैश बुक। अगर कैश बुक आपसे पूछा जाए तो आप एक लाइन में नहीं लिखोगे, आपको ये सारे पॉइंट्स को कवर करके अच्छे से उसका मीनिंग एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज बोथ अ जर्नल एज वेल एज अ लेजर। अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाई इट इज कॉल्ड बोथ अ जर्नल एज वेल एज अ लेजर, तो आपको समझाना होगा कि इसको जर्नल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, है ना, एंड द ट्रांजैक्शंस आर कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट, है ना। और इट इज ऑल्सो अ लेजर अकाउंट बिकॉज इट इज डिजाइन इन द फॉर्म ऑफ अ कैश अकाउंट, okay, where debit side records all the cash receipts and credit side records all the cash payments. Okay, so you have to remember both the points and you have to write the answer accordingly. Okay, so now we'll start with the third topic, that is difference between a cash book and a cash account. ठीक है, कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है? So let's see what is a cash account. It is an account in the ledger. ठीक है, कैश अकाउंट एक जनरल लेजर में जैसे बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं ना, वैसे ही एक अकाउंट होता है जिसको हम लोग जिसमें कैश के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इट इज ओपन इन द लेजर एंड पोस्टिंग इन इट इज डन थ्रू जर्नल। क्या होता है कि जब भी आप कैश बुक नहीं बनाते हो, ओके, व्हेन यू डू नॉट प्रिपेयर कैश बुक, जैसे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना जहाँ पे हम लोग सिर्फ जर्नल मेंटेन कर रहे हैं और सब्सिडरी बुक नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कैश बुक नहीं बना रहे, वहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन चाहे वो कैश के हो चाहे क्रेडिट के हो, सारे ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं? पहली बार जर्नल में। तो जब जर्नल रिकॉर्ड कर रहा है कैश के ट्रांजैक्शन, तो उस कैश की ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कहाँ होगी? कैश अकाउंट में होगी, जो कि लेजर में बनेगा, ठीक है। तो लेजर अकाउंट मतलब हर चीज की एक अकाउंट बनती है ना, हर इंडिविजुअल्स की अकाउंट होती है, एसेट्स की अकाउंट होती है, कैश की अकाउंट होती है, इस तरह से सारे अकाउंट बनते हैं, डेटर्स क्रेडिटर्स सबके अकाउंट होते हैं ना लेजर में। तो वैसे ही कैश का एक अकाउंट होता है और ये तब खुलता है जब कैश बुक नहीं बनाई जाती जिन ऑर्गेनाइजेशन में, और सारे ट्रांजैक्शंस जो है कैश के वो पहले जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं और फिर वहां से उनकी पोस्टिंग लेजर में होती है इन कैश अकाउंट, ठीक है। तो ऐसी जगह में हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं। इट इज ओपन व्हेन कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल। तो सबसे पहले लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है? इसमें पोस्टिंग इज डन थ्रू द जर्नल, मतलब जर्नल में सारी रिकॉर्डिंग हो रही कैश की और पोस्टिंग जर्नल के थ्रू हो रही है कैश अकाउंट में, ठीक है। इट रिकॉर्ड्स ओनली द कैश एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, मतलब एक सिंगल एस्पेक्ट ही रिकॉर्ड करता है जो कि इट डील्स ओनली विद द कैश एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ अ कैश बुक। कैश बुक में क्या होता है? इट इज अ सेपरेट बुक दैट मेंटेन्स फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है, अलग से एक बुक मेंटेन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले जर्नल में रिकॉर्डिंग होती कैश की, उसके बाद उसको पोस्ट किया जाता है लेजर में जहाँ पे कैश अकाउंट खुला रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक अलग से सब्सिडरी बुक बन रही है ना,
यहाँ पे जर्नल में एंट्री नहीं हो रही कैश की ट्रांजैक्शन की, यहाँ पे सीधे सोर्स डॉक्यूमेंट से कहाँ जा रहा है वो ट्रांजैक्शन, कैश बुक पे, ठीक है। इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री where transactions are recorded from the source document and then posted in various ledger accounts। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे जर्नल में रिकॉर्ड होके तब लेजर में जा रहा है, यहाँ पे कैश बुक में रिकॉर्ड हो रहा है सारा कैश का ट्रांजैक्शन, उसके बाद उनको लेजर में पोस्टिंग की जा रही है, ठीक है। When cash book is prepared, there is no need to open a cash account, ठीक है। कैश अकाउंट तभी मेंटेन होता है जब कैश बुक नहीं बनती, ठीक है। एंड लास्टली इट रिकॉर्ड डुअल एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। जैसे यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है ना, ओनली कैश एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड इन द कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पे जब आप कैश बुक बनाते हो तो एक ट्रांजैक्शन का जो डुअल एस्पेक्ट होता है, जो हम लोगों ने डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ा था कि हर ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है ना, तो ये दोनों अकाउंट को ये रिकॉर्ड करता है कैश बुक। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश की एंट्री होती है, ठीक है। So we have completed the difference between cash book and cash account. Okay, you will understand it better only when we will do the sums on cash book, है ना। और कैश अकाउंट तो आप लेटर में सीखोगे कैसे बनता है, तो कैश बुक जब आप करने लग जाओगे तो आपको समझ में आने लग जाएगी प्रैक्टिकली कि ये इसका मतलब क्या है ना। तो इन थ्योरेटिकल सेंस वी हैव कम टू नो द डिफरेंस यही है बेसिकली कि जब आप जर्नल में एंट्री करने के बाद, कैश की एंट्री करने के बाद लेजर में उसकी पोस्टिंग करते हो तो वो कैश अकाउंट में पोस्टिंग होती है। और जब आप जर्नल में एंट्री नहीं कर रहे हो कैश की एंट्री अलग एक बुक में कर रहे हो जिसको कैश बुक बोलते हो, तो फिर कैश बुक मेंटेन होगी, कैश अकाउंट नहीं मेंटेन होगा। और कैश बुक जो है वहां से रिकॉर्डिंग करने के बाद आप ट्रांजैक्शन को अलग अलग उनके रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग करते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक मतलब कितने तरीके की कैश बुक होती हैं। सबसे पहले होती है सिंगल कॉलम और 1 कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम, 1 कॉलम मतलब इसमें सिर्फ एक अमाउंट का कॉलम बनता है, ठीक है। सिंगल कॉलम मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही कॉलम होता है उसमें, ऐसा नहीं है, कई सारे कॉलम्स होते हैं अलग अलग चीजों के लिए। यहाँ पे अमाउंट के कॉलम की बात हो रही है, अमाउंट का कॉलम जो होता है सिंगल होता है, ठीक है। लेकिन एक डेबिट साइड में होता है, एक क्रेडिट साइड में होता है। मैंने आपको बताया है कि एक टी शेप्ड अकाउंट बनता है ना, जैसे लेजर अकाउंट होता है उसी तरह से ये भी बनता है। तो टी शेप्ड अकाउंट होता है जिसमें एक डेबिट साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो एक अमाउंट का कॉलम बनता है डेबिट साइड में और एक अमाउंट का कॉलम बनता है क्रेडिट साइड में, ठीक है। जिसमें हम लोग डेबिट साइड में कैश की रिसीप्ट रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में कैश की पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं सिंगल कॉलम मतलब अमाउंट का जो कॉलम होता है वो सिंगल कॉलम होता है, और सिंगल मतलब डेबिट साइड में भी एक और क्रेडिट साइड में भी एक, है ना, बोथ साइड में एक एक होता है। हम लोग अभी फॉर्मेट बना के देखते हैं सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक का, ठीक है। नेक्स्ट इज डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक फर्दर 3 तरीके की होती है। एक होती है जिसमें कैश और बैंक दोनों का कॉलम बनता है ना। मतलब क्या है, डबल कॉलम मतलब यहाँ पे जो अमाउंट का कॉलम होता है डेबिट साइड में भी 2 होता है, क्रेडिट साइड में भी 2 अमाउंट का कॉलम होता है, ठीक है। तो ये जो 2 अमाउंट के कॉलम होते हैं इनमें अलग अलग चीजें रिकॉर्ड होती है। जैसे कि अगर ये कैश एंड बैंक कॉलम है तो यहाँ पे एक कॉलम जो डेबिट साइड में बनेगा वो कैश का होगा और दूसरा बैंक का होगा। उसी तरह से क्रेडिट साइड में भी एक कैश का और एक बैंक का होगा। तो इसमें होता क्या है कि जो भी कैश में रिसीट हो रही है वो कैश कॉलम में जाएगी, जो बैंक से चेक के थ्रू हो रही है वो बैंक के कॉलम में जाएगी रिसीट, ठीक है, डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में क्या होगा, बैंक के थ्रू पेमेंट होगा तो बैंक के कॉलम में जाएगा, कैश के थ्रू पेमेंट होगा तो कैश के कॉलम में जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर ये कैश एंड डिस्काउंट का कॉलम होगा, बैंक का कॉलम नहीं होगा, अगर कैश और डिस्काउंट का कॉलम होगा तो कैश में कैश की एंट्री होगी, डिस्काउंट में डिस्काउंट की एंट्री होगी। एक होगी डिस्काउंट अलाउड और एक होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर डिस्काउंट अलाउ होगा तो डेबिट साइड में होगा क्योंकि वो एक्सपेंस है, और डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो क्रेडिट साइड में कॉलम बनेगा क्योंकि वो इनकम है, ठीक है। और तीसरी तरीके की जो डबल कॉलम कैश बुक होती है जिसमें कैश का कॉलम नहीं होता, जिसमें बैंक और डिस्काउंट का कॉलम होता है, ठीक है। बैंक के थ्रू जो पेमेंट हो रहा है वो बैंक चेक से जो हो रहा है वो बैंक अकाउंट में चला जाएगा, डिस्काउंट अलाउड जो होगा वो डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में चला जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव जो होगा वो क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव के कॉलम में जाएगा, और बैंक के थ्रू पेमेंट जो होगा वो क्रेडिट साइड में बैंक के कॉलम में चला
चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, इसका भी फॉर्मेट अभी देखेंगे। 3 तरीके की होती है ना, सिर्फ 3 इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो 2 कॉलम बनते हैं अमाउंट के वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग कैश बुक। ठीक है, जनरली लेकिन जो सबसे कॉमन जो हम लोग देखते हैं वो बैंक एंड कैश कॉलम वाली होती है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन डिस्काउंट का नहीं होता, ट्रांजैक्शन ज्यादा किसका होता है, कैश का और बैंक का, इसलिए सबसे कॉमन है कैश एंड बैंक कॉलम वाला। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक। यहाँ पे क्या टाइम सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों कॉलम्स बना लेते हैं एक ही कैश बुक के अंदर, कैश बैंक डिस्काउंट अलाउड, कैश बैंक डिस्काउंट रिसीव्ड, है ना, डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड। तो तीनों चीजें एक साथ में रिकॉर्डिंग होती जाएगी, आपको अलग अलग कैश बुक नहीं बनानी पड़ेगी, डिस्काउंट के लिए अलग नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक मतलब पेटी मीन्स स्मॉल, है ना, पेटी मीन्स छोटा। तो पेटी ट्रांजैक्शन जो होते हैं, छोटे मोटे ट्रांजैक्शन जो होते हैं, छोटे मोटे पेमेंट जो होते हैं, है ना, बहुत सारे, एक बिजनेस जब आप रन करोगे तो आपको पता चलेगा छोटे छोटे कितने सारे खर्च होते हैं, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे खर्च होते हैं जिनको रेगुलरली करना पड़ता है ना। तो इनको करने के लिए आप अपना जो मेन कैशियर है उसको परेशान नहीं कर सकते हो। मेन कैशियर के ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बड़े बड़े जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जिसमें बड़ा अमाउंट का डीलिंग हो रहा है उनकी रिकॉर्डिंग वो करता है, सिर्फ पेटी कैशियर को अपॉइंट करते हैं, है ना। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे छोटे छोटे ट्रांजैक्शन का नंबर बहुत ज्यादा है ना, बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं जिनकी अमाउंट जो है 500 रुपए से कम होती है, ऐसे छोटे ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है अगर, तो इनको रिकॉर्ड करने के लिए क्या करते हैं, एक पेटी कैशियर को अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, अलग से। तो एक मेन कैशियर होता है जो बड़े ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, एक पेटी कैशियर होता है जो सिर्फ पेटी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। अब वो क्या करता है, उसको जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक लमसम अमाउंट मिल जाता है। ठीक है, सपोज करिए 5000 2000 ऐसे कुछ भी अमाउंट मिल गया, जितना उसको ऑर्गेनाइजेशन का जो खर्च है ओवरऑल, है ना, पेटी जो छोटे खर्चे होते हैं उनको देखते हुए कि कितने खर्च होते आ रहे हैं इतने दिनों से, उनके हिसाब से एक बजट बना के उसको कुछ अमाउंट एडवांस में दे दिया जाता है। अब वो पूरे महीने भर उससे खर्च करता जाता है। ठीक है, लास्ट में जितना अमाउंट उसने खर्च कर दिया है ना, वो उसको रिफंड कर दिया जाता है, और जो बैलेंस बचा था वो मिला के, और जितना खर्च हुआ वो मिला के फिर से वही अमाउंट हो जाता है जितना उसको शुरुआत में मिला था मंथ के बिगिनिंग में। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम मतलब, इम्प्रेस मतलब अगर आप एडवांस में अमाउंट देते हो किसी को, दैट इज इम्प्रेस। तो इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, एक इम्प्रेस्ड अमाउंट मतलब एडवांस अमाउंट पेटी कैशियर को दे दिया जाता है पेटी एक्सपेंसेस को करने के लिए। ठीक है, छोटे जैसे स्टेशनरी खरीदना है ना, रिफ्रेशमेंट्स आना है, टी वगैरह आना है अपने स्टाफ के लिए, या कोई भी छोटे मोटे जो इस तरह के खर्चे हैं 500 रुपए से कम अमाउंट हो जिनका, उनको करने के लिए पेटी कैशियर को कुछ अमाउंट दे दिया जाता है महीने के शुरुआत में एडवांस में, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। इम्प्रेस्ड अमाउंट कौन देता है, ये अमाउंट, ये अमाउंट उसको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलती है। ठीक है, अब ये अमाउंट जब उसको मिल जाती है, उसी अमाउंट से वो छोटे छोटे जो भी खर्चे हैं ऑर्गेनाइजेशन अपने खर्च के लिए नहीं मिलती, बिजनेस के पर्पज के लिए मिलती है। बिजनेस के जो छोटे खर्चे हैं उनको वो उसी पैसे से करता है। सपोज करिए 5000 रुपए उसको मिले, ठीक है, 5000 में से उसने 3000 खर्च कर दिए, छोटे छोटे खर्चे करते करते 3000 रुपए, मंथ के बिगिनिंग में उसको 5000 मिला था, मंथ के एंड में उसने देखा कि 3000 उसने खर्च किए, तो क्या होगा, 2000 रुपए उसके पास बचे हुए हैं। अब मेन कैशियर जो है पेटी कैशियर को बुला के पेटी कैश बुक चेक करेगा, है ना, पूरा ही विल गो थ्रू द पेटी कैश बुक कि कैसे मेंटेन किया है, ठीक से हुआ है कि नहीं, सारी रिकॉर्डिंग। उसके बाद वो देखेगा कि 3000 रुपीज खर्च हुए हैं, तो 3000 रुपीज वो पेटी कैशियर को फिर से दे देगा, तो 3000 उसको फिर मिल गया, और 2000 उसका पहले का बचा हुआ था, ये मिला के उसका फिर से कितना हो गया, 5000। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक है, और यही सिस्टम हम लोग पेटी कैश बुक में फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वी विल डू दिस ऑल्सो लेटर ऑन, so let's see the format of each one of them, है ना। पहले हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक एक करके हर तरीके का सम करेंगे इस टॉपिक पे। Okay students, so please focus on the board. We have learned different types of cash book.
है ना। मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया भी कि कितने कॉलम्स होते हैं किसमें। एक फॉर्मेट हम लोग देखते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक का। इसको देखिए आप, इस पे दो साइड है, एक है डेबिट साइड, दूसरा है क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड में हम लोग कैश की रिसीट जो होती है ना, कैश में जो आपको मिल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, और क्रेडिट साइड में आप जो कैश की पेमेंट कर रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग करते हो। कॉलम्स देखिए, जो डेबिट साइड में है 5 कॉलम बने हैं। पहला कॉलम है डेट का, जैसे जर्नल में हम लोग करते थे। दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर्स का, जैसे जर्नल में करते हैं। तीसरा कॉलम जो है ये जर्नल में आपको नहीं दिखता, ये वाउचर नंबर का यहाँ पे कॉलम है। वाउचर नंबर में आप क्या लिखते हो, आप वाउचर्स, जहां वाउचर से सोर्स डॉक्यूमेंट जहां से आप डायरेक्ट ओरिजिनल रिकॉर्डिंग कर रहे हो, क्योंकि ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है ना, तो यहाँ पे आप सबसे पहले ही रिकॉर्डिंग करते, जर्नल में नहीं करते, पहले आप सीधा कैश में, कैश का ट्रांजैक्शन कैश बुक में डालते हैं। तो जब आप इसमें डाल रहे हो, कहाँ से लिख रहे हो वो ट्रांजैक्शन, वाउचर से, तो वो वाउचर का जो नंबर होगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, लेजर फोलियो में लेजर बुक का जो नंबर होगा वो आएगा, और उसके बाद ये अमाउंट का कॉलम है। ठीक है, जो रिसीव होता है कैश में वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, उसी तरह से राइट साइड में भी आप देखिए 5 कॉलम है, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखा जाता है, यहाँ पे जो पेमेंट कर रहे हो आप। ठीक है, अच्छा, लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे हम ऐसे 2 करके लिखते हैं और यहाँ पे बाई करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 सेल्स, बाई सेल्स, बाई परचेज, इस तरह से करके लिखते हैं। जब हम लोग करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, unless we do it you will not understand. Next we will start with the format of the double column. ठीक है, डबल कॉलम का फॉर्मेट देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so now let's see the format for double column cash book. डबल कॉलम में क्या है, बाकी सारी चीजें सेम है, डेट का कॉलम वैसे ही है, पर्टिकुलर्स भी वही है, वाउचर नंबर भी है, लेजर फोलियो भी है, दोनों साइड में, डेबिट साइड में भी, क्रेडिट साइड में भी। चेंज क्या दिख रहा है आपको, चेंज इज ओनली इन द अमाउंट कॉलम। हम लोग जब सिंगल कॉलम देख रहे थे कैश बुक, तो सिर्फ एक अमाउंट का कॉलम डेबिट साइड में था, एक अमाउंट का कॉलम क्रेडिट साइड में था। उसमें कैश बैंक कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ अमाउंट लिखा था, है ना। लेकिन जब डबल कॉलम बनाते हैं तो आपका अमाउंट का जो कॉलम होता है वो 2 होता है। ठीक है, अब ये 2 अलग अलग तरीके के कॉलम्स होते हैं, है ना। अगर हम लोग कैश और बैंक का कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, जब अगर हम लोग सिर्फ कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2 कॉलम बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में, यानी डेबिट साइड में, जिसको एक होगा कैश, दूसरा होगा बैंक। यहाँ पे हम कैश रिसीव करेंगे, यहाँ बैंक रिसीव करेंगे। ठीक है, मतलब चेक से रिसीव करेंगे। और यहाँ भी 2 कॉलम होगा क्रेडिट साइड में, राइट साइड में, जिसमें कैश की पेमेंट होगी, यहाँ बैंक की पेमेंट होगी। ठीक है, ये तो वो वाली कैश डबल कॉलम हो गई जिसमें कैश और बैंक का अमाउंट कॉलम बनता है। अगर हम लोग दूसरी बनाए जिसमें बैंक का कॉलम नहीं बना के डिस्काउंट का करें, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले डिस्काउंट अलाउड, और यहाँ पे कैश। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक का कॉलम नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे डिस्काउंट और कैश का कॉलम बना रहे हैं। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, डिस्काउंट आप किसी को दे रहे हो, है ना, तो ये आपका खर्च है, और इसको आप कहाँ दिखाओगे, एक्सपेंसेस को कहाँ दिखाते हो, डेबिट साइड में, तो यहाँ पे डेबिट। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी हम कैश और डिस्काउंट का कॉलम बना रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, और यहाँ पे कैश। ठीक है, ये वो वाली डबल कॉलम कैश बुक है जिसमें कैश और डिस्काउंट का कॉलम बन रहा है। डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट साइड में क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट जब आपको मिलता है तो वो आपकी इनकम होती है, और इनकम नॉमिनल अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डबल कॉलम कैश बुक ऑफ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। ठीक है, तीसरी डबल कॉलम कैश बुक होती है जिसमें हमारा कैश का कॉलम ही नहीं होता। वो कौन सा कॉलम होता है, कैश की जगह बैंक, डिस्काउंट एंड बैंक। तो यहाँ डिस्काउंट अलाउड एंड बैंक, यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड एंड बैंक। ठीक है, तो आपने देखा 3 तरह की डबल कॉलम कैश बुक। पहली जिसमें डिस्काउंट का कॉलम नहीं था, कैश और बैंक का कॉलम था। दूसरा हमने देखा जिसमें बैंक का कॉलम नहीं था, डिस्काउंट और कैश का कॉलम था। और तीसरा जो अभी हम लोग देख रहे हैं इसमें डिस्काउंट और बैंक का कॉलम है, कैश का कॉलम नहीं।
ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है कॉन्ट्रा एंट्री, है ना, की स्पेलिंग आप देखिए, कॉन्ट्रा, CONTRA, कॉन्ट्रा एंट्री। ये हम लोग जब करेंगे तो आपको ठीक से समझ में आएगी। अभी मैं इसकी बस आपको एक बेसिक नॉलेज देना चाहती हूँ। कॉन्ट्रा एंट्री तब होती है जब एक साथ में कैश और बैंक दोनों का डीलिंग हो। जैसे कि आप अगर कोई ट्रांजैक्शन है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश डिपॉजिट हो रहा है कहाँ, बैंक में, तो कैश भी आ रहा है, बैंक भी आ रहा है ना, कैश और बैंक दोनों की डीलिंग हो रही है। तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में जब हम सम करेंगे तो देखेंगे। उसी तरह से जब आप एक और एग्जांपल लीजिए, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, है ना, कैश जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो भी कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश जब आप विड्रॉ करते हो बैंक से तो भी कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि वहां पे कैश और बैंक दोनों पे इफेक्ट आ रहा है ना, एक साथ में। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को आप किस तरह से अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। तो कॉन्ट्रा एंट्री हम लोग स्पेशली कैश बुक का फीचर है जो हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में जब सम्स करेंगे तो देखेंगे। नाउ लेट्स सी द फॉर्मेट फॉर ट्रिपल कॉलम कैश बुक। नाउ लेट्स सी द फॉर्मेट फॉर ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम में कुछ भी नया नहीं है, बस एक चीज है कि जो अमाउंट का कॉलम है ये 3 बन गया, एक साथ में 3 बन गया। सबसे पहले सिंगल कॉलम था, इसमें एक अमाउंट का कॉलम था जिसमें हम लोग कैश का रिसीट और पेमेंट दिखाते थे, है ना, डेबिट साइड में रिसीट और क्रेडिट साइड में पेमेंट। फिर डबल कॉलम आया जिसमें कैश बैंक, कैश डिस्काउंट या बैंक एंड डिस्काउंट का कॉलम बन गया, ठीक है। अब ट्रिपल कॉलम में हम एक साथ में क्या करते हैं कि डिस्काउंट, कैश, बैंक तीनों का एंट्री एक साथ करते हैं, ठीक है। तो वही आप एक साथ देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स बन रहे हैं डेबिट साइड में, और उसी तरह से 7 कॉलम्स बन रहे हैं क्रेडिट साइड में। यहाँ पे आप रिसीट दिखाते हो, मतलब जो भी कैश का रिसीट है, बैंक का रिसीट है, वो कैश एंड बैंक में दिखाते हो। यहाँ डिस्काउंट अलाउ जो करते हो, आप डिस्काउंट जो दे रहे हो अपने कस्टमर्स को वो दिखाते हो। और इधर में आप क्या दिखाते हो, जो आपको डिस्काउंट अपने सेलर्स से मिल रहा है ना, जो आपको सामान बेच रहे हैं उनसे आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ दिखाओगे, और कैश और बैंक से जो आप पेमेंट कर रहे हो वो यहाँ पे दिखाओगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें डबल कॉलम में, सिंगल कॉलम में चेंज बस अमाउंट के कॉलम का। यहाँ पे हम तीनों चीज एक साथ दिखाते हैं। डबल कॉलम में आप दो दो अमाउंट का कॉलम बनाते हो, उसमें या तो कैश बैंक या बैंक डिस्काउंट या कैश एंड डिस्काउंट का कॉलम बना के करते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फॉर्मेट फॉर पेटी कैश बुक, ठीक है। अब हम लोग पेटी कैश बुक का फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। इसमें देखिए यहाँ भी 2 साइड है, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, और एक यहाँ पे हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ पेमेंट किया है, ठीक है। जनरली क्या होता है, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जिस तरह के कॉमन खर्चे होते हैं डे टू डे, उन डे टू डे एक्सपेंसेस को, स्मॉल एक्सपेंसेस को, पेटी एक्सपेंसेस को हम लोग दिखाते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि आप यही सब चीजें दिखाएं, जो खर्चे आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं, छोटे खर्चे, उनको भी आप लिख सकते हो, है ना, और ये जो नहीं हो रहे हैं उनको हटा सकते हो। तो ये तो सिर्फ एक आइडिया है, जनरल आइडिया कि इस तरह से बनती है। एक अमाउंट रिसीव, यहाँ पे जो इम्प्रेस्ड अमाउंट मिलते हैं, है ना, उसके बाद कैश बुक का फोलियो नंबर, डेट, पर्टिकुलर जो आपको डिटेल्स डालनी है, वाउचर नंबर जहाँ से आप एंट्री कर रहे हो, और अमाउंट का कॉलम, है ना, जो पेमेंट हो रहा है। उसके बाद ये जो है एनालिसिस ऑफ पेमेंट में आप दिखा रहे हो कौन कौन सा कॉमन खर्चा है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, जिसपे आप डे टू डे रेगुलर बेसिस पे ये जो पेटी कैश बुक मेंटेन कर रहे हो। जैसे पोस्टेज हो गया, है ना, पोस्टेज का खर्चा जब आप बहुत ज्यादा मेल्स वगैरह आपका आता जाता है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईमेल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल जो मेल आता है ना, तो उसके पोस्टेज एंड टेलीग्राम वगैरह का, टेलीफोन, कन्वेंस का खर्चा, मतलब जो आने जाने के जो खर्चे होते हैं, स्टेशनरी का खर्चा, मिसलेनियस खर्चे, मतलब जो बाकी किसी हेड में नहीं जा रहे हैं, आम खर्चे, वो मिसलेनियस के कॉलम में डाल देते हैं ना। ऐसा खर्चा जो किसी और हेड में नहीं जा सकता उसको मिसलेनियस में डाल देते हैं। और रिमार्क्स कॉलम में आप इसी के बारे में बताते हो, मिसलेनियस खर्चे में क्या क्या आया वो रिमार्क्स कॉलम में लिख देते हो। तो दिस इज अवर फॉर्मेट फॉर पेटी कैश बुक। इस पे अभी ज्यादा फोकस मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये हम लोग पेटी कैश बुक जब पढ़ेंगे, सम्स करेंगे, तो इसको हम लोग अच्छे से समझ सकेंगे। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक, जैसे सिंगल कॉलम,
फिर डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, ये हम लोग एक एक करके विल टेक अप एंड वी विल डू सम इलस्ट्रेशन, ओके, इन द नेक्स्ट सेशन. Go through this video, go through all the topics that we have covered in this session. If you have any doubt, you can ask me. Complete all the theory questions that are given in the book. Okay? अपने आप जो आपके बुक में दिया हुआ बैक साइड में जो क्वेश्चन इस एरिया में कवर्ड होता है उसको आप पूरी तरह से सॉल्व करिए, मेरा असाइनमेंट सॉल्व कर लीजिए. ठीक है? उसके अलावा फिर भी अगर कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द डाउट सेशन. और लेट्स क्लोज द सेशन टुडे. ओके, thank you class.